Hello, very good morning student. Today date is 14/10/20 and 8:30 a.m. Right? So today we start the new chapter, the chapter 5. This is the chapter 5, class 11 physics. Class 11 physics chapter 5. That is the laws of motion. Laws of motion. So in the previous videos, in the case of motion in a straight line, we have discussed the mechanics. The mechanics is divided into two parts, kinematics and dynamics. The motion in a straight line and motion in a plane. This is in a kinematics. There we have talked about the motion without considering the cause of motion. But now we will consider the cause of motion. What is the cause of motion? Which agency makes a body to move from rest to motion and motion to rest? Some cause is there, and our concern was in the previous chapter to describe the motion of particle in the space quantitatively. Motion in space we did not discuss. Motion in a straight line and motion in a plane we have discussed. So, for uniform motion needs the concept of velocity alone. है ना? जैसे देखे थे, for uniform motion needs what? Concept of velocity alone. Why? If motion is uniform, then acceleration is zero. But for non-uniform motion के लिए क्या चाहिए? What requires? है ना? Uniform motion requires चाहिए, क्या चाहिए? The concept of acceleration चाहिए. इसे चर्चा कर चुके थे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इन एडिशन वेलोसिटी के साथ साथ क्या चाहिए? इन एडिशन में एक्सेलरेशन भी चाहिए. अब हम लोग अपने सराउंडिंग में जाएंगे. सपोज वी हैव टू मूव ए फुटबॉल एट रेस्ट. अगर कोई फुटबॉल है, ए फुटबॉल इज हियर, ये फुटबॉल इज लाइंग हियर ऑन द ग्राउंड, इट इज एट रेस्ट में है, इसको मूव कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू किक. हम लोगों को क्या करना होगा? किक करना होगा, है ना? वी हैव टू किक विथ आवर लेग. किक करना है. तो ये किक करना मतलब क्या करना है? पुश करना है. क्या करना है? पुश करना है. या कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर इसको पुश करेंगे या क्या करेंगे? पुल करेंगे. तो ये पुश और पुल जो हम लोग जूनियर क्लास में सीखते हैं, पुश और पुल, इसका नाम क्या है? इज कॉल्ड व्हाट है? फोर्स. इसका नाम जूनियर क्लास में दिए थे. क्या फोर्स का काम सिर्फ पुश और पुल करना ही है या कुछ और है ना? सपोज वी हैव टू थ्रो ए स्टोन. एक स्टोन को थ्रो करना है अपवार्ड. द वन हैज टू गिव एंड अपवार्ड पुश. अपवार्ड की ओर पुश करना है ना? लाइक दिस पुश करना है. सिमिलरली
Suppose a boat is moving in a flowing water without any rowing. रो मैंने खेना। एक बोट जो है ये फ्लोइंग वाटर के साथ जो है वो जा रहा है, कोई उसको रो नहीं कर रहा। रो करना मतलब खेना, ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। तो इसमें जो फ्लोइंग वाटर है वो क्या कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब उसमें भी एक कुछ एजेंसी काम कर रहा है, राइट। तो उसमें वाटर का फ्लो और बोट एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। तो यहाँ भी क्या चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम सुने हैं क्लास 9 में, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सपोज ए स्टोन इज हियर, यहाँ एक स्टोन है, इसको हम लोग रिलीज कर देंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा और ग्राउंड में स्ट्राइक करने पहले तक उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको ये खींच रहा है, इसमें कोई कांटेक्ट है नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। स्टोन है ये और ये अर्थ है। यहाँ कौन सा पुल हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली सपोज एक मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, ये मैग्नेट इज देयर, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, और यहाँ पर कोई हम लोग आयरन का नेल रख दिए, दिस इज आयरन नेल, राइट। ये आयरन नेल है। इस आयरन नेल को क्या करेगा, विदाउट कांटेक्ट क्या करेगा, अपने पुश करेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ हो रहा पुल हो रहा है ना। या एक मैग्नेट यहाँ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और दूसरा मैग्नेट को यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बीच में क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा विदाउट कांटेक्ट। और इसको किक करने के लिए, मूव कराने के लिए क्या चाहिए, जो एजेंसी है, यहाँ एजेंसी कौन है, एजेंसी ये मैन है जो इसको किक कर रहा है ना। तो इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, जैसे हैंड, हाथ से धक्का मारना एक्सटर्नल एजेंसी हुआ। उसके बाद जो है विंड, हवा जो चलता है, वो कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेके चले जाता है, तो हवा उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पुशिंग करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, राइट। तो द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, हैंड्स, विंड, स्ट्रीम, जैसे पानी बहता है उसमें नाव उसके साथ जा रहा है ना। दे आर इन कांटेक्ट, ये सब क्या है, कांटेक्ट के साथ है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये एट ए डिस्टेंस वो पुश या पुल कर सकता है। तो इस तरह से अब हम लोग ये जो फोर्स है जिसको पुश और पुल नाम अभी तक दे रहे हैं, आगे चल के उसको ब्रॉड सेंस देंगे। तो और हर एक केस में पुश या पुल करने के लिए फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, है ना। क्या चाहिए, ये फोर्स is required to move a stationary object। stationary मतलब होता है at a rest, और to stop रोकने के लिए, है ना, a moving body, a stationary body लिख देंगे, और टू स्टॉप आ मूविंग बॉडी। ये दोनों ही केस में क्या चाहिए, मूविंग बॉडी केस में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ये फोर्स जो है दो तरह का इससे पता चलता है। एक चलता है कांटेक्ट फोर्स, क्या है, कांटेक्ट फोर्स। क्लास 8 में हम लोग कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, याद करना है ना, कांटेक्ट फोर्स। और क्या है, दूसरा क्या है, नन कांटेक्ट फोर्स, नन कांटेक्ट फोर्स।
दोनों में अंतर कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स में द एक्सटर्नल एजेंसी मतलब जिसके सहायता से फोर्स लगता है, एंड बॉडी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट टच करता है, टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करेगा, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लास 8 में सुन चुके हैं, इसलिए क्लास 8 का बुक हो तो उस पर एक बार खोल के पढ़ो। क्लास 8 का कोई अगर भाई बहन हो तो उसको उस चैप्टर को, फोर्स चैप्टर को पढ़ाओ, समझाओ, पढ़ के समझाओ, बुक को पढ़ के समझाओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंसी एंड बॉडी क्या रहेगा? एट अ डिस्टेंस, है ना? एट अ डिस्टेंस एट फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर पर एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है? चार्ज के बीच लगता है ना? दो चार्ज के बीच, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों प्लस होगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ऐसा ना, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट एक्ट एट अ डिस्टेंस, दूर से ही एक्ट करता है। तो ये सारा चीज जो है, तो इसके लिए किसी बॉडी को अगर मूव कराना हो तो इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया ऐसा क्वेश्चन आया कि इज एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। इज क्वेश्चन एक पेराइज हुआ है ना? इज एक्सटर्नल फोर्स इज इन नीडेड लिखो चाहे रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, एक बॉडी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, क्या है ना? यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू? 0। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन 0, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन होता है। ऐसा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया, और इसको जो है हम लोग कॉमन सेंस में देखते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव कराना होगा तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही, फोर्स लगाएंगे तब ना मूव होगा। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है या नहीं है? ऐसा क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। देखो, सबसे पहले जो मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने दिया था, है ना? द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन was first time given by Aristotle, है ना? एरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। बहुत बड़ा फिलोसफर था। पहले जो है ना, फिलोसफर मतलब वो साइंस भी जानता था, फिलोसफी जानता था, साइंस फिलोसफी अलग अलग नहीं था। इसका जो पीरियड था, ही वॉज द ग्रीक थिंकर। एरिस्टोटल वाज क्या था? एक ग्रीक थिंकर था, है ना? ग्रीक थिंकर था, फिलोसफर था। और इसका जो पीरियड था वो पीरियड है 384 BC। पीरियड वाज 384 BC टू 322 BC। अभी कितना है? बिफोर क्राइस्ट। अभी जैसे चल रहा है 2020, तो इसमें 300 साल जोड़ दो, मतलब इसमें अगर मान लो पीछे जाएंगे ना, 322 जोड़ देंगे तो 243, मतलब 2342 साल पहले, मतलब 322 में वो मर गया, है ना? अरस्तु, राइट है। तो अरस्तु
में सबसे पहले मोशन के बारे में बताया था। तो उन्होंने इस क्वेश्चन के जवाब में, जैसे मान लो एक टॉय कार है, यही एक टॉय कार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है। दिस इज ए टॉय कार। टॉय कार है, ग्राउंड में है, उसको पकड़ के कोई बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ना, इसको पकड़ के अपने हाथ से खींच रहा है। तो देख रहा है कि जब तक खींच रहा है तब तक चल रहा है, खींचना बंद कर दिया तो टॉय रुक जाता है। इसका मतलब उसको एक ही समान स्पीड में ले जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर वाला फोर्स चाहिए, है ना। तो इसी एक एक्टिविटी को देख करके और सारे एक्टिविटी को देख करके किसने, एरिस्टोटल ने बोला था उस समय, क्या बोला था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन, है ना। एरिस्टोटल ने अपना दिया इस क्वेश्चन के जवाब में कि एन एक्सटर्नल फोर्स, जैसे इस टॉय को जब तक ये बच्चा खींचता है तब तक ही चलता है, अगर खींचना बंद कर देगा तो ये टॉय क्या होगा, बस जो है उसका खिलौना रुक जाता है। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया था एरिस्टोटल ने कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, what is there? An external force is needed, required to keep a body in motion में रखने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल बिफोर 322। कितना साल जिंदा रहा हो, कितना, और 322 माइनस करेंगे तो 2 और ये हो गया 62 ईयर्स, मैंने 62 साल तक जिंदा रहा, 80-85 नहीं रहा, है ना। और जितने भी महान लोग हैं उसका लाइफ स्पान मैक्सिमम 60 साल तक होता है। देख सकते हो, यू सी द भारतेंदु हरिश्चंद्रा कितने बड़े राइटर हुए, 35 ईयर्स में ही लेफ्ट द वर्ल्ड। यू सी द विवेकानंदा, द अर्ली एज ऑफ 35-36 छोड़ दिए दुनिया, है ना। तो महान लोग जो है उसका लाइफ ड्यूरेशन बहुत कम होता है, उसी बीच में इतना कुछ दे देते हैं कि वो हम लोग टिल द यूनिवर्स एग्जिस्ट वी कैन रिमेम्बर लाइक दिस। तो ये मोशन चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है ये फैक्ट चलता रहा, लेकिन इन द 17th सेंचुरी, जैसे गैलीलियो, क्या है, गैलीलियो का जो पीरियड है वो पीरियड हम लोग देखेंगे तो गैलीलियो डाइड, है ना, गैलीलियो डाइड, बेचारा मरा इन 1642। इसका मतलब 1500 समथिंग में पैदा हुआ होगा, है ना, ये पैदा हुआ होगा 1500 समथिंग में, अरे 60-62 साल तो जिंदा रहा। उसका पैदाइश वाला तो हमको याद नहीं है, लेकिन मरा है 1642 में, राइट। और इसी साल, जिस साल ये मरा, है ना, उसी साल न्यूटन पैदा हुआ। न्यूटन है ना, टुक बर्थ, जन्म लिया, कब लिया, 1642 में। गैलीलियो जिस साल मरा उसी साल न्यूटन पैदा हुआ। और गैलीलियो ने इसके बीच में जो पीरियड होगा, सपोज ये 1598 होगा, तो ये 42 साल और 2 साल 44-45 या 78 होगा, जो हो जाए। तो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो का दिया हुआ है, जो अभी हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया वर्ड भी जो है ना गैलीलियो ने ही बताया था इनर्शिया क्या है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। इसमें थोड़ा सा क्रिटिकली लॉजिकली हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखो शुरू कहाँ से हुआ, ये 384 से ये कॉन्सेप्ट आया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। देखने से लग गया जब तक खींचना तब तक चल रहा है, खींचना बंद हो गया, एक्सटर्नल फोर्स बंद हो गया, बॉडी रेस्ट में आ गया।
लेकिन इससे कितना साल के बाद, ये देखो 300 इतना और 1500 तो 1642 और उधर से जोड़ लेंगे 300, तो 300 जोड़ेंगे 22 4 6 9, लगभग मतलब कि 2000 साल के बाद, एरिस्टोटल मरने के 2000 साल के बाद, मोटा मोटी इतना है, या 1900 साल के बाद गैलीलियो पैदा हुआ और गैलीलियो ने उसके द्वारा कहा हुआ बात को क्या किया, स्टडी किया। देखो ऐसे सक्सेसिव भी होता है, बहुत लंबा समय लगता है नेचर का फैक्ट को पता करने के लिए। जो हम लोग डिस्कवर कर लेते हैं ऐसा नहीं कि उसी समय बना है, जब से यूनिवर्स बना है तब से ही ये फैक्ट जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है। देन यू सी हाउ टाइम टू गो टू डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द नेचर, नो। तो ये गैलीलियो ने इसको देखा कि ये बात सही है कि नहीं, कि अरिस्टोटल ने जो बोला है वो बात सही है कि नहीं, उसके बारे में सोचने लगा और कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा शेप का एक चीज ले लिया, राइट, ऐसा ले लिया, और यहाँ पर ये सरफेस जो है बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो रोल करके क्या किया, वो इतना हाइट पर कर दिया। अगर ये स्मूथ है तो अब इसको सरफेस को जो है इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, तो अब जो है यहाँ से उतने हाइट से छोड़ा, इतना हाइट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हाइट नो प्रॉपर हाइट को। इस सरफेस को उसने ऐसा बना दिया, अब जो यहाँ से छोड़ेगा बॉल को तो ये क्या होगा, इसको इतना ही हाइट तक जाना है तो कहाँ तक जाएगा, ये इतना तक जाके कर सकता है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहेगा, एक बार छोड़ दिए तो यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहना है। कब तक चलते रहना है, जब तक ये इस हाइट को अटेंड नहीं कर ले। इसका मतलब ये मोशन के लिए क्या नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन नेचर में एक चीज छिपा हुआ था जिसको गैलीलियो को भी आइडिया नहीं था, वो था फ्रिक्शन, है ना। कि किसी भी तरह का सरफेस होगा देयर मस्ट बी ए फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी, क्लास 9 में हम पढ़े, व्हेन ए बॉडी स्टार्ट टू मूव और मूव ओवर अनदर सरफेस, the friction force arises to oppose the motion। तो इसको इग्नोर करके चला गैलीलियो ने, लेकिन ये वाला फैक्ट कि फोर्स चाहिए ही बॉडी को मोशन करने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए, ये कुछ हद तक क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। तो आइडिया गिवन बाय एरिस्टोटल is called Aristotle fallacy। Aristotle's fallacy, इसको कहेंगे क्या, fallacy ना, नाम दिया गया एरिस्टोटल fallacy, फॉल्स आइडिया, है ना। fallacy का मतलब हो गया फॉल्स आइडिया, मतलब ये जो फैक्ट एरिस्टोटल ने बोला था ये नेचर में जस्टिफाइड नहीं है। तब ये गैलीलियन एक्सपेरिमेंट है, टेक्स्ट बुक में देखोगे ऐसा ऐसा जो है शेप बना हुआ होगा और उसको पढ़ना है, लॉज ऑफ इनर्शिया। अब ये बॉडी जो है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कैसे, हम लोग देखेंगे कि मान लो किसी टेबल पर एक किताब हम लोगों ने रख दिया, इसीलिए टेबल है राइट, और इस पर हम लोगों ने एक बुक को रख दिया, ऐसा वाला बुक रख दिया। दिस बुक इज लाइंग हियर, दिस बुक लाइंग, है ना, लाइंग ऑन द टेबल। इसको अगर कोई उठाएगा नहीं तो वहीं बैठे रहेगा। अगर कोई देखो नेचर में देखते हैं कि मान लो बस स्टैंड में बस खड़ी है, हम लोग बैठे हुए, इफ सडनली बस स्टार्ट्स तो वी फील जर्क बैकवर्ड, पीछे की ओर हम लोग जर्क फील करते हैं। अब मूविंग बस सडनली स्टॉप तो वी फील जर्क फॉरवर्ड।
इसमें क्या है कि जब रेस्ट में था तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ रेस्ट में था, लेकिन बस जब चलना शुरू कर दिया तो लोअर पार्ट तो बस के साथ चलना शुरू कर दिया, अपर पार्ट बनता है कि भैया हम रेस्टे में रहेंगे, है ना, इसलिए वो बैकवर्ड फील में जल्द फील करता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है टू बी एट रेस्ट और टू बी इन मोशन, मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। तो गैलीलियो ने एक वर्ड इजाद किया, क्या? इनर्शिया। इनर्शिया का हिंदी है क्या? जड़त्व, है ना, जड़ता, जड़ता, जड़ ना, जड़ हो गया, हिलता नहीं है, जड़ पैर का जड़, पैर में जड़ निकल के हो गया है, जड़ मतलब रूट, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है? इफ ए बॉडी एट रेस्ट इट वांट्स टू गेट रेस्ट, है ना। इफ ए बॉडी इन मोशन it wants to be in continue the motion. This property, the tendency of a body, है ना, to continue, है ना, be at a rest or in motion, है ना, ठीक है। तो इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इनर्शिया, इनर्शिया। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, या इसको हम लोग काइनेटिक इनर्शिया कहते हैं, इसको स्टैटिक इनर्शिया, काइनेटिक इनर्शिया। एक है डायरेक्शनल इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कोई कार में बैठ के सीधे जा रहे हैं, अचानक शार्प टर्न ले लेंगे तो पता चला कि हम लोग आउटसाइड गिर रहे हैं, मैंने एक ही डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, डायरेक्शन चेंज हो गया कार का, लेकिन हम चाहते हैं कि वही डायरेक्शन बना के रखें। दैट्स व्हाई वी फील दैट वी आर फीलिंग दैट वी आर थ्रोन आउटसाइड, यू नो। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन है ये। ये कब दिया? ये बिफोर कब दिया? 1642 में ये सारा बात उन्होंने कहा। और 1642 में कौन पैदा हुआ? 1642 में कौन पैदा हुआ? न्यूटन पैदा हुआ। न्यूटन बड़ा होकर के जो है स्कूल गया, कॉलेज गया, और गैलीलियो का दिया हुआ बात सबको किताब में पढ़ा। पढ़ने के बाद सोचने लगा कि क्या ऐसा होता है, अपने सराउंडिंग को देखने लगा, वहाँ से एहसास करने लगा, और एहसास करने के बाद उन्होंने सारे फैक्ट को 3 फार्मूला में दे दिया, और वह फैक्ट क्या कहलाया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाया। जबकि बेस कहाँ से पढ़ा है? एरिस्टोटल से पढ़ा। गैलीलियो फिर इसको 2000 साल बाद स्टडी करके अपना आइडिया दिया, और फिर न्यूटन ने दोनों बात को पढ़ने के बाद क्या किया? ये कंक्लूजन में पहुंचा, एंड दीज 3 कंक्लूजन्स आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विल सी, है ना, और टेक्स्ट बुक का एक लाइन टू लाइन पढ़ेगा, राइट। तो और इनर्शिया का दूसरा मीनिंग जो है, जो इनर्शिया वर्ड दिया है, इसका मतलब है रेसिस्टेंस टू चेंज, है ना, या इसको रेसिस्ट टू चेंज भी कहते हैं, है ना। रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अपोज करता है। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाह रहा है ना। इस टेंडेंसी को इनर्शिया टर्म जो है दे दिया है। और हम अगले वीडियो में हम लोग अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़े। ये इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक यू।